हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्कूलिंग। मैं प्रिया मेहता और आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 नगर व्यापारी शिल्पी जन का एक्सरसाइजेस। क्योंकि ये चैप्टर की सारी वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस देख पाएँ। चलिए, फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। राजराजेश्वर मंदिर डैश में बनवाया गया था। अब राजराजेश्वर मंदिर आपको पता है राजा राजराज चोल ने 999 ईस्वी में बनवाया था, तो आप लिख सकते हैं। सेकंड है अजमेर सूफी संत डैश से संबंधित है। अब अजमेर सूफी संत किससे संबंधित है? मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, तो यू कैन राइट डाउन। इंग्लिश और हिंदी में नेम्स एक जैसे चलेंगे, तो इसलिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो आप इसी स्पेलिंग को इंग्लिश में लिख लीजिए। नेक्स्ट है हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो जल्दी से लिख लीजिए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में डैश पर अपनी बस्ती बसाई। पिछली वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था ना, तो जल्दी से लिख लीजिए, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपनी बस्ती बसाई। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार जल्दी से अगर कुछ छूट गया है तो उसे लिख लीजिए। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राजराजेश्वर मंदिर राजा राजराज चोल ने 999 ईस्वी में बनवाया था। सेकंड है अजमेर सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। थर्ड है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और लास्ट, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपनी बस्ती बसाई। तो जल्दी से आपने ये लिख ही लिए होंगे। तो लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, सही या गलत। फर्स्ट है हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। जी हाँ, हमने एक शिलालेख से ही जाना कि राजा राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था और कौन उसके मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो लोग काफिलों में ही यात्रा करते थे। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था और शायद आपको याद भी होगा। बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे, बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग थे, वो एक साथ चलते थे। नेक्स्ट है काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। आपको याद है हमने काबुल के बारे में जब पढ़ा था तो काबुल में किस चीज़ का व्यापार ज़्यादा रहता था? काबुल में घोड़ों का व्यापार रहता था, ना कि हाथियों का। तो जल्दी से इसे ठीक भी कर। नेक्स्ट है सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन था। अब जल्दी से याद कीजिए कि जब हमने सूरत के बारे में पढ़ा था, आंसर को लिखने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी बुक से उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसमें गलती क्या है। और जहाँ पर हमने सूरत के बारे में पढ़ा था उस पेज को निकाल लीजिए और उसमें ढूंढिए कि इसमें क्या गलती है। जी हाँ, उसी जहाँ पर हमने सूरत पढ़ा था उसी की थर्ड लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सूरत ओरमुज़ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक मुख्य द्वार था। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं था, ये ओरमुज़ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ ये व्यापार का मुख्य द्वार था। तो इसलिए इसमें ये गलती है। आप सिर्फ सेंटेंसेस को गलत नहीं करेंगे, आप साथ ही साथ लिखेंगे भी कि उसका सही सेंटेंस क्या था। उससे क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहेगी और झट से आप पहचान पाएंगे कि इसमें गलती क्या है। कोई भी सही गलत होते हैं, उसमें गलती कहाँ है वो जानना ज़रूरी है, ना कि उसको सही या गलत मार्क करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? अब हमेशा की तरह मैं आपको पूरा आंसर डिक्टेट नहीं कराऊंगी, सिर्फ आपको हिंट बताऊंगी कि आपको आंसर कहाँ से लिखना है। जब हमने बुक में प्रशासनिक केंद्रों के बारे में पढ़ा था, अब जल्दी से अपनी बुक में प्रशासनिक केंद्रों वाला जो पेज है उसे निकाल लीजिए। अब जैसे मेरी बुक में तो वो पेज 76 पर है, हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट पेज हो सकता है। तो जल्दी से प्रशासनिक केंद्र निकाल लीजिए, वहीं पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। वर्ष में 12 महीनों बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। 12 महीने वो बहती है, तो इसका मतलब पानी की आपूर्ति कहाँ से पूरी होती होगी? जी हाँ, पानी की आपूर्ति तंजावुर नगर में सुंदर सी कावेरी नदी से पूरी की जाती थी। तो ये आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। सिर्फ मैंने आपको हिंट बताया है, यानी
आइडिया बताया कि आंसर किस तरह से आपने ढूंढना है और क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कैसे उसका वाक्य पूरा बनाना है, सेंटेंस में कैसे आंसर लिखना है, ये अब आपको खुद ही सीखना है। यू आर नाउ इन क्लास 7th और धीरे धीरे अब आप क्लास 8th में जाने वाले हैं, तो अब आप आंसर्स को खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। ये अंडरलाइन जो आपको दिख रहा है रेड कलर से, इसी सेंटेंस से आप अपना आंसर खुद से बनाएंगे। तंजावुर नगर की जल की आपूर्ति कावेरी नदी से पूरी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? अब आपको शायद वीडियो में थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि हमने क्या पढ़ा था। जल्दी से इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब हमने ब्लैक टाउन्स के बारे में पढ़ा था, अब वही वाला पेज, अब ब्लैक टाउन्स वाला जो पेज है मेरी बुक में 87 पेज पे है। आप देख लीजिए आपकी बुक में कहाँ है, जहाँ पर एक पिक्चर भी बनी है साथ ही साथ। अब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अब देखिए आंसर को किस तरह से हमने सेंटेंस यानी वाक्य को बनाकर किस तरह से लिखना है। मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? अब उसी पैराग्राफ से हमने आंसर बनाया, तो क्या लिखा है मैंने? 18वीं शताब्दी में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों का उदय हुआ, जिनमें यूरोपीय कंपनी ने ब्लैक टाउन्स की स्थापना की, जिनमें भारतीय मूल के कारीगर और सौदागर रहते थे। तो इससे आंसर क्लियर हो गया ना कि इसमें कौन रहते थे ब्लैक टाउन्स में? जो भारतीय मूल के यानी इंडियन जो थे, भारतीय मूल के कारीगर और सौदागर यानी मर्चेंट्स जो थे और क्राफ्ट्समैन जो थे इंडियन, वो ब्लैक टाउन्स में रहते थे। तो इस तरह से आपने पैराग्राफ को पढ़कर आंसर खुद से बनाने की कोशिश करनी है। ओके, सो जल्दी से इस आंसर को कॉपी कर सकते हैं आप, या फिर इसे ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप अपने शब्दों में इस आंसर को खुद के शब्दों में बनाकर लिख सकें। सो लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन 5। आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? यानी मंदिरों के आसपास जो बड़े बड़े नगर बनते जा रहे थे, वो बड़े बड़े क्यों होते जा रहे थे, क्यों विकसित होते जा रहे थे, वो ऐसा क्या कारण था? अब जल्दी से अपनी बुक के पेज 76 पर निकाल लीजिए और उसे देखिए। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र हमने पढ़े थे। अब इसी को पैराग्राफ को अब ध्यान से पढ़ेंगे, पेज 77 को भी देखिए। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। शनै शनै यानी धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनीय एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बस गए। इसीलिए मंदिर नगरों का विकास हुआ। तो यहीं से आप अपने शब्दों में भी इसी आंसर को दोबारा से लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे? ये तो हमने वीडियो में बहुत अच्छे से किया था। जब आप नगरों में शिल्प पढ़ेंगे तो उसी पैराग्राफ में आपको ये आंसर मिल जाएगा कि जब जो बीदर शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी के बर्तन बनाया करते थे, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि उनके जो काम थे उनको बीदरी कहा गया था। तो ये सब आप आंसर में लिखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जो विश्वकर्मा समुदाय है, जिसमें सुनार, कंसेरे, लोहार, राजमिस्त्री ये सब आते थे, और मंदिरों के निर्माण के लिए ये सभी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इनकी बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए तो ये महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि राजमहल में और बड़े बड़े भवनों में तालाब, जलाशयों का निर्माण करने में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही सालियार और कैकोलार जैसे बुनकर जो थे वो भी समृद्धिशाली बन गए थे धीरे धीरे। तो ये सब आप आंसर में खुद के वर्ड्स में लिखेंगे। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। लोग दूर दूर से, देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे? अब इस आंसर के लिए आप जल्दी से निकालिए बुक में, जहाँ पर हमने सूरत एक पश्चिम के लिए एक प्रवेश द्वार पढ़ा था। जल्दी से उसे निकालेंगे और देखेंगे सूरत गुजरात में पश्चिमी व्यापार का एक वाणिज्यिक केंद्र था। आप चाहे ना तो इस आंसर को 1 2 3 4 करके पॉइंट्स में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक मुख्य केंद्र था। ये तो आपको पता ही है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि वहाँ से हज यात्री जो थे वो बहुत लार्ज संख्या में उनके जहाज़ जाया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर हर जाति और धर्मों के लोग रहते हैं और
यहाँ पर पुर्तगाली, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने और गोदाम भी थे। ये सब सारे पॉइंट्स जो है वो आप आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोलकाता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्पकार उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था? यानी कलकत्ता और तंजावुर का जो शिल्प का काम था वो किस तरह अलग था, डिफरेंट क्या था उनमें? आंसर देखते हैं। तंजावुर के शिल्पी अपनी स्वतंत्रता के आधार पर सृजन करते थे, जबकि कोलकाता के शिल्पी यूरोपियन एजेंट से पहले ही ली गई पेशगी के अनुसार काम करते थे। आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब हमने ये चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि कोलकाता के जो शिल्पीकार थे वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते थे। रादर क्या होता था कि वो पहले ही एडवांस ले लेते थे यूरोपियन एजेंट से, और उस एडवांस लेने से यानी जिसको पेशगी कहा जाता था, उस पेशगी लेने से क्या होता था कि वो ना तो अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस बना पाते थे, ना ही वो अपनी मर्ज़ी से उस कपड़े को बेच पाते थे, ना ही उसका मूल्य तय कर पाते थे। ये सब जो चीज़ें थी वो डिसाइड कौन करता था? यूरोपियन एजेंट्स, क्योंकि पहले ही पेशगी ले लिया करते थे। जो कोलकाता के शिल्पीकार थे वो पहले ही पेशगी लेते थे, जिसकी वजह से उनके हाथ बन चुके थे, वो सिर्फ यूरोपियन एजेंट्स के हिसाब से काम करते थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।